हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जो मेरी कैरियर काउंसलिंग पे पहली वीडियो है, इस पे मैं डिस्कस करूंगा कि यूपी में आप कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और इसमें बताऊंगा कि किस तरीका से इसके फॉर्म निकलते हैं, क्या उसका हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और साथ साथ ये कि उसका पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन की मेरिट किस चीज़ से डिसाइड होती है, कॉलेज का अलॉटमेंट कैसा होता है, और कैसे कॉलेजों में जाके हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। साथ साथ इसे मैं दो पार्ट्स में बांटूंगा, एक बताऊंगा कॉलेज में और एक बताऊंगा यूनिवर्सिटी में कैसे बने। तो दोनों तरीका का पैटर्न में लेकर चलूंगा। इसमें कॉलेज का अलग पैटर्न होगा और यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग होगा। तो ये काफ़ी लॉन्ग लिस्ट में जारी करने वाला हूँ। आगे कैरियर काउंसलिंग की एक श्रृंखला मैंने आज से शुरू की है, और जैसे आज मैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर डिस्कस करूंगा कैसे बने यूपी में, बाकी स्टेटों की भी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि बाकी के स्टेटों में कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, और साथ साथ ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि आगे प्रमोशंस का क्या स्कोप रहता है, क्या क्या कैसे आगे करियर बढ़ाया जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो उसके आगे क्या स्कोप बनता है। तो इन सब चीज़ों पे मेरा डिस्कशन है। तो मैं बताना चाहूँगा, पहले मैं कॉलेज का पैटर्न समझाता हूँ आपको, कॉलेज में कैसे बनते हैं। तो कॉलेज में बनने के लिए जो हमारे पास जो तरीके हैं वो दो तरीका से सिलेक्शंस होते हैं, बल्कि तीन तरीका मैं कहूँगा, दो की बजाय भी। एक होते हैं हमारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट वो होते हैं जो हमारे देश के अंदर, जो देश के संविधान के हिसाब से माइनॉरिटी ग्रुप हैं, जो उनके इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें अपॉइंटमेंट होते हैं। जैसे जैन कम्युनिटी संचालन करती हैं कॉलेजों का, तो उनका जो स्ट्रक्चर है सिलेक्शन का वो अलग रहता है। कुछ और बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, बौद्ध हैं जैसे हमारे, उनके हैं, पारसी हैं, ये सब माइनॉरिटी हैं, तो वो अपने इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो डिग्री लेवल पे। उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होते हैं, उनका क्राइटेरिया भी बताऊंगा। उसके अलावा एक हमारा रहता है इसके अंदर गवर्नमेंट के कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होता है। और तीसरा होता है हमारा एडिड कॉलेज। तो ये हमारे तीन तरीका के कॉलेज इसमें रहेंगे। एक माइनॉरिटी कॉलेज होंगे, एक हमारे गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, और एक हमारा एडिड कॉलेज होगा। तो ये तीन तरीका के कॉलेजों में सिलेक्शंस का पैटर्न मैं समझाता हूँ, यूनिवर्सिटी में समझाता हूँ कैसे होगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सिलेक्शन है, पहले मैं इसको उठाता हूँ, फिर इस एडिड कॉलेज का उठाऊंगा। गवर्नमेंट कॉलेज का जो सिलेक्शन होता है वो होता है यूपीपीएससी के थ्रू। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसका सिलेक्शन करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो यूपीपीएससी सिलेक्शन करता है, तो क्या सभी कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल होते हैं? कोई भी फार्म भर सकता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, सब कैंडिडेट नहीं भर सकते। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं वही स्टूडेंट केवल अप्लाई कर सकते हैं। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्या इन्होंने क्राइटेरिया कर रखा है यूजीसी ने इस समय पर। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहती है? मिनिमम क्वालिफिकेशन में एक तो महत्वपूर्ण होता है हमारा नेट का एग्जाम, कि अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं तो नेट एग्जाम क्वालिफाई के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, एप्लीकेंट हो सकते हैं, या आपने स्टेट का जो है सिलेक्ट पास किया हो, उसे कहते हैं हम। नेट तो होता है बच्चों नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसे अब एनटीए कराती है और साल में 2 बार होता है। मैं अलग से बताऊंगा कि नेट की प्रिपरेशन कैसे करें, सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा डिस्कशन दूंगा आगे। तो नेट एग्जाम के लिए जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये ईयर में 2 बार होता है, और इसे कराती है इस समय पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। पहले से जो कराती थी आर्ट्स के लिए कराया करती थी यूजीसी, और साइंस के लिए कराती थी सीएसआईआर। अब यूजीसी और सीएसआईआर नहीं कराती, इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। साल में 2 बार होता है, और इस पर डिस्कशन मेरा बाद में रहेगा। लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हमें बनना है तो नेट का एग्जाम हम क्वालिफाई कर लें। उसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया इसका होता है स्लेट। स्लेट का जो मतलब होता है वो हमारा होता है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये स्लेट की फुल फॉर्म होती है। और उसके अलावा तीसरा रहता है कि आप पीएचडी आपने किया हुआ हो। लेकिन इस पीएचडी की कंडीशंस है, आप पीएचडी कहीं से भी हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें भी ये रखा हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स ने 2009 से पहले या तो वो इनरोल हो गए थे, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, या उन्हें पीएचडी अवार्ड हो चुकी है,
वो लोग पीएचडी वाले एलिजिबल रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और आगे ये भी जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से और जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आगे जो है 2021 के बाद 2021 के बाद पीएचडी प्रमोशन के लिए भी कंपलसरी होने वाली है। तो आने वाला समय अब ऐसा होने वाला है कि आपको एलिजिबिलिटी के लिए नेट भी आपके लिए ज़रूरी होगा और साथ साथ पीएचडी भी होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आप जल्दी अभी क्वालिफाई कर जाते हैं एक समय के बाद, मतलब सपोज कि आपने इस बार का नेट क्वालिफाई कर लिया, तो हो सकता है कि पीएचडी के लिए एग्जेम्प्ट कर दें, आपको पीएचडी की रिक्वायरमेंट ना हो। लेकिन अगर आप आगे जाके करेंगे इसे तो आपके लिए फिर एलिजिबिलिटी में ही कंडीशंस लगने वाली है जल्दी ही कि आपका नेट और पीएचडी दोनों हो। तो अभी संभावना है कि आप अगर जल्दी क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर कट ऑफ दे देती है गवर्नमेंट और कहती है कि अगर इससे पहले आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपके लिए पीएचडी कंपलसरी नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्रमोशंस भी और आगे जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनाए जाएं वो नेट भी क्वालिफाई हो और पीएचडी भी हो साथ साथ। तो क्या कि उससे पहले ये प्रयास करो कि जो आने वाला अगला एग्जाम है उसे जल्दी से क्लिक कर जाओ। तो क्या होगा कि वो जो कंडीशंस है वो जुलाई के बाद शुरू होने वाली है, जुलाई 2021 के बाद गवर्नमेंट कंडीशंस चेंज होने वाली हैं। तो अगर आप इस बार वाला कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप एग्जाम्प्ट रहें। लेकिन फिर भी अब जरूरी होता जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इसके अंदर बहुत टैलेंटेड और बहुत योग्य लोग आएँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। तो नेट के साथ साथ पीएचडी भी चाहती है। लेकिन आपके साथ क्या होगा, अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर से ये लाभ रहता है कि नेट पे जेआरएफ कर लेते हैं तो पीएचडी में फेलोशिप मिलती रहती है। और वो फेलोशिप जो होती है वो एक बहुत हैंडसम अमाउंट होता है, काफ़ी पैसा उसमें मिल जाता है बच्चों को। तो उसमें प्रॉब्लम्स इस तरीका की नहीं रहती कि भाई हमारा एक तरीका से वो कैरियर ही है, क्योंकि बहुत सारी तो इतना मतलब इस समय पे फेलोशिप होती है कि आप अगर कोई छोटी मोटी नौकरी भी करेंगे तो उससे ज़्यादा तो फेलोशिप में ही पैसा मिल जाता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ आजकल पे हो रहा है जेआरएफ वाले स्टूडेंटों के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। तो नेट और पीएचडी आगे होने वाली है, लेकिन अभी भी जो कंडीशंस में आएगा, जो अभी ऐड आ रहे हैं उनमें सभी में नेट आ रहा है। तो ये क्राइटेरिया है हमारा जो क्वालिफिकेशंस हो। चौथा क्या है कि वो सभी हम जानते हैं कि एमएससी होना चाहिए स्टूडेंट्स, या हमारा एमए होना चाहिए ये, या एमकॉम होना चाहिए, या हमारा एमएड होना चाहिए। वो आपके डिसिप्लिन पर निर्भर है कि आप किस डिसिप्लिन से आते हैं। अगर साइंस से आते हैं तो एमएससी मस्ट है, अगर आप आर्ट से आते हैं तो आपके पास एमए है, उसके बाद कॉमर्स में एमकॉम और एजुकेशन में एमएड, और उसी तरीक़ा से आपके पास मास्टर डिग्री हो। मास्टर डिग्री में भी ये रहता है कि उसका एक कंडीशंस लगा रखी है कि आपकी 55% जो मार्क्स हैं वो आपके ज़रूर हों। ऐसा उसमें कुछ कंडीशंस नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आपके लिए जो पीजी रिक्वायरमेंट है वो है 55%। बच्चे कई बार सोचते हैं कि हमारी सर फर्स्ट डिवीज़न नहीं है और हम कैसे एलिजिबल होंगे, तो वो इंश्योर रखें कि अगर आपके 55% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। ये मैटर नहीं है कि आपके पास, लेकिन वो 55 से कम ना हो। उसमें भी कुछ छूटें मिल जाती हैं, जैसे कैटेगरी वाइज छूट मिली होती है 5% की, अगर कैंडिडेट SC/ST ग्रुप से आता है या विकलांग है, और इस तरीक़ा से कुछ छूटें भी मिलती हैं। और कुछ ऐसी छूटें कि अगर 91 से पहले उसने पीएचडी की है तो उनको भी 5% का छूट मिलता है, लेकिन उस तरीक़ा के लोग अब बचे नहीं। तो क्या है कि फिर भी सबकी का प्रयास ये रहना चाहिए कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो पीजी में ज़रूर कोशिश करें कि वो फर्स्ट डिवीज़न सबकी बने, क्योंकि इंटरव्यू में भी साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है अगर आपके पास फर्स्ट डिवीज़न है। जितने अच्छे मार्क्स होते हैं उसका एक रिफ्लेक्शन रहता है बोर्ड के ऊपर। तो ये इसके अंदर ये है। साथ साथ क्या है कि पहले जो था, बहुत सारे बच्चे पूरे देश से मुझसे पूछते रहते हैं, लगातार क्वेश्चंस आते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन का मैं जवाब भी दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है, बच्चा जब नहीं पढ़ता शुरू में तो अंडर ग्रेजुएट में जो उसका BA BSc BCom, इसमें कई बार उनकी परसेंटेज कम होती है, और कई बार वो ये सोच रहे होते हैं कि अब सर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। पहले तो ऐसा था कि 50% एक क्राइटेरिया हुआ करता था कि 50% मार्क्स आपके जरूर होने चाहिए स्नातक में, और 55% आपके पीजी में होने चाहिए। लेकिन अब वो कंडीशंस भी हटा दी है। अब कंडीशंस ये है कि आपके अगर सेकंड डिवीज़न भी आपके पास है, आप सेकंड डिवीज़न पास हैं ग्रेजुएशन में, और 55% से ऊपर आपके पीजी में मार्क्स हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप एलिजिबल हैं। साथ साथ आपके पास में अगर नेट है या स्लेट है उस कंसर्न स्टेट का, या आपके साथ में नेट और पीएचडी दोनों हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंटों को ये नहीं पता होता कि फॉर्म फिलिंग की क्या कंडीशंस है, एजुकेशन इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है।
तो सबसे पहले फॉर्म फिल के लिए हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये हमारा क्राइटेरिया है, ये हमारे पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। अब मैं बताऊंगा कि यूपीपीएससी में जो सिलेक्शन होता है, फॉर्म कैसे निकलते हैं, उन फॉर्मों को हम कैसे वॉच करें। तो बेसिकली क्या है कि इसमें पहले सिलेक्शंस के क्राइटेरिया दो थे। एक रहते थे कि कुछ संविदा पे उन्हें रखा जाता था और संविदा पे फिर कुछ समय के लिए उन्हें संविदा पे नियुक्तियां की जाती थी, फिर उन्हें कुछ सालों के बाद में कंफर्म कर देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इस तरीका की वैकेंसी नहीं आ रही है, डायरेक्ट कंफर्म वैकेंसी आती है जिसमें आपकी जॉब भी परमानेंट होती है। तो उसमें क्या रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज का यूपीपीएससी की जो साइट है उस पर ऐड आता है, विप्रो में भी ऐड आता है, बताया जाता है, डिफरेंट जो हमारे एम्प्लॉयमेंट न्यूज आते हैं या हमारे पेपर्स आते हैं उनमें बताया जाता है। बहुत सारे चैनल हैं वो भी प्रसारित करते हैं कि अब वैकेंसी आई हुई है। मेरा चैनल भी लगातार बताता रहता है, कहीं वैकेंसी अगर आती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को बता दूं कि ये वैकेंसी आई हुई है। क्योंकि होता है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल पाता और वैकेंसी आती है और बच्चा फॉर्म ही नहीं फिल कर पाता। तो पहले तो आप क्या करें कि मेन जो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसे कंप्लीट करने का प्रयास करें, ये कंडीशंस आपकी फुलफिल हो। उसके बाद क्या करें कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो आप इसके लिए क्या करें, यूपीपीएससी की साइट पे लगातार विजिट करते रहें। यूपीपीएससी की साइट पे जो है एडवर्टाइजमेंट आता है और उस एडवर्टाइजमेंट को देख के जैसे ही वैकेंसी आती है आप फॉर्म फिल कर दें। जैसे आप फॉर्म उसे फिल कर देंगे तो एक समय के बाद एक उसका एग्जाम होता है और वो एग्जाम होता है स्क्रीनिंग एग्जाम। क्या स्क्रीनिंग एग्जाम होता है इसमें, गवर्नमेंट कॉलेज का मैं पैटर्न बता रहा हूँ, सबका अलग अलग बताऊंगा और बहुत सारी जो आपकी क्यूरियोसिटी है मुझे उम्मीद है कि आज पूरी हो जाएंगी। स्क्रीनिंग एग्जाम ये कंडक्ट कराते हैं और यूपीपीएससी इसके अंदर स्क्रीनिंग एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस की संख्या है वो हमारी आती है 150 क्वेश्चंस। जो पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चंस। और इसमें बच्चों रहती है नेगेटिव मार्किंग। क्या रहता है इसमें, नेगेटिव मार्किंग इसके लिए होती है। नेगेटिव मार्किंग में जो रहता है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें काफ़ी ज़्यादा रहती है, 1/3 की रहती है। जैसे सपोज किया 150 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन का एक एक मार्क्स है, तो अगर आपने सही किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने गलत किया तो 1/3 मार्क्स आपका कम हो जाएगा। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते तो ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। उसमें भी इन्होंने एक कंडीशंस लगा दी है। क्या कंडीशंस है कि मिनिमम से मिनिमम अगर आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो तो मिनिमम आपको 40% अगर आप जनरल से हैं तो आपका कम से कम मिनिमम जो है इसमें जनरल और ओबीसी में आपका स्कोर 40% से कम ना हो, कम से कम आपका 40% स्कोर जरूर हो। और अगर आप एससी कैटेगरी से भी आते हैं या एसटी से आते हैं तो 35% स्कोर जरूर हो। ऐसा नहीं है कि आप इतना स्कोर करते हैं तो आप श्योर है कि आपको इंटरव्यू कॉल हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि इतना तो जरूर हो, अगर इतना नहीं है तो कॉल होगी नहीं। लेकिन अगर आपका इतना स्कोर है तो आप इस स्कोर से ऊपर अगर हैं तो आप फाइट में हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज और डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है उनकी संख्या कितनी है, वैकेंसी कितनी है। जनरल स्टूडेंट के माइंड में ये भी रहता है सर कितने लोगों को कॉल करते हैं। मीन्स अगर आपके पास एक इमेजरी में वैकेंसी ले लेता हूं कि सपोज कि आप फिजिक्स में 50 वैकेंसी आती हैं तो आप ये मान के चलें कि 3 से लेके 5 टाइम्स से इंटरव्यू कॉल करेंगे, 3 से लेके 3 to 5 एक पोस्ट के अगेंस्ट। तो आप ये माने कि अगर 50 वैकेंसी हैं तो करीब करीब 150 तो जरूरी बुलाएंगे। लेकिन 150 से भी कम बुला लेंगे। कब बुला लेंगे 150 से कम, अगर इतना क्राइटेरिया ये पूरा अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा है तो वो इंटरव्यू कॉल नहीं करेंगे। सपोज किया उनके पास 50 वैकेंसी थी और 50 वैकेंसी पे उन्हें पता चला कि इस क्राइटेरिया को पूरा करने वाले केवल 100 ही बच्चे थे, तो केवल वो 100 को ही कॉल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो 3 से 5 का क्राइटेरिया पूरा करें। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, मैंने पीछे जो एक्ट देखा उसमें देखा मैथमेटिक्स में तो इस बार ऐसी स्थिति थी कि जितनी वैकेंसी थी उससे कम कैंडिडेट की क्वालिफाई कर पाए इस क्राइटेरिया को, ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे थे। स्टूडेंटों ने फिर ये सोचना शुरू किया कि अब ये इतनी वैकेंसी हैं और कम क्वालिफाई करा रहे हैं तो ये सभी को ले लेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक वर्ड्स होता है एनएफएस। एनएफएस का मतलब होता है नन फाउंड सुटेबल। सपोज किया 50 वैकेंसी आई और इन केस बच्चे क्वालिफाई कर पाए केवल 30 इन केस इस क्राइटेरिया को। अब 30 बच्चे अगर क्राइटेरिया को
पूरा कर रहे हैं तो 30 में से ही सिलेक्शन होना है। तो स्टूडेंट ये ना सोचे कि 50 वैकेंसीज है और 30 स्टूडेंटों को तो वो जो भी इंटरव्यू देने जाएगा सबको ले लेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनमें से वो 10 को बाहर कर दें, हो सकता है वो 15 को बाहर कर दें, क्योंकि एक एक्सपर्ट पैनल होता है। वो एक्सपर्ट पैनल बताता है कि इसमें टीचिंग स्किल है या नहीं है, इसका प्रेजेंटेशन उस तरीका का है या नहीं है, सब्जेक्ट में इसके पास डेप्थ है या नहीं है, इसको बेसिक फंडामेंटल आता है या नहीं आता। ये वो सब पैनल जब रिकमेंडेशंस देता है पूरा, तभी सिलेक्शंस होता है। तो कई बार क्या होता है कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं वो फुलफिल मतलब पूरी भरी भी नहीं पाती। बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि इतनी वैकेंसी आई थी, खाली रह गई। तो इस समय पे गवर्नमेंट वरीड है इस बात से लेकर कि वो कहती है बार बार कि योग्य भर्ती नहीं मिल रही है। बड़ा दुख होता है एज ए टीचर मुझे भी कि हमारे देश में जहाँ रोजगार की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और जब आयोग ये कहते हैं कि हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते, तो ये निश्चित तौर से चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि हम उस मापदंड को पूरा नहीं कर रहे हैं जो मापदंड एक प्रोफेसर्स के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं बच्चों से अपील भी करूंगा कि वो अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा अप करें। कुछ बेसिकली क्या होता है कि हम जॉब सोचते तो हैं कि हमें जॉब मिल जाए, लेकिन हम उस जो योग्यता है उस हिसाब से योग्यता नहीं रखते। आप अगर सपोज क्या चाहते हैं कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, एसोसिएट बनूं, क्योंकि डायरेक्ट तो प्रोफेसर नहीं बनेंगे, आपको उन फेजों से जाना पड़ेगा। पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फिर एसोसिएट बनेंगे, फिर प्रोफेसर बनेंगे, फिर अगर आप और भी आगे काम करेंगे और आपका इन्फ्लुएंस होगा सोसाइटी के ऊपर तो आप वाइस चांसलर भी बनेंगे, प्रिंसिपल भी बनेंगे, लेकिन बनेंगे जब आप योग्यता के मापदंडों को पूरा करेंगे। तो इस कॉम्पिटिशन्स के राह में आप अपने आप को तैयार करें। तो इसमें बेसिकली फिर क्या होता है कि जैसे ही आपका सिलेक्शन लिस्ट आती है, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया उसी तरीका से रहता है जैसे हमारे रिजर्वेशन की पॉलिसीज रहती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की हम सब जानते हैं 27% ओबीसी को रिजर्व रहती हैं, SC ST का अपना रिजर्वेशन है वो रहता है पूरा, और महिलाओं के लिए है रिजर्वेशन अलग चलता है। यूपी में महिलाओं का रिजर्वेशन है, तो महिलाओं की जो सीट हैं वो भी रिजर्व रहती हैं। तो रिजर्वेशन की पॉलिसी जो फॉलो होती है जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो बच्चे पूछ रहे होते हैं कि कई बार उनके माइंड में चल रहा होता, तो रिजर्वेशन जो भी स्टेट के नियम है उसके हिसाब से चलता है। तो स्टेट पॉलिसी तय करती है रिजर्वेशन, वो फॉलो किया जाता है इसमें। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में है। उसके बाद क्या होगा कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, मैं थोड़ा सा उसके बाद भी का भी आइडिया आपको दिए देता हूँ इस वीडियो में। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद में यूपीपीएससी आपका नाम रिकमेंड कर देगा शासन को। शासन का मतलब गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है पूरा, वहाँ पे आपकी फाइल पहुँचेगी। फाइल जैसे ही आपकी वहाँ से फाइल पहुँचेगी नियुक्ति के लिए, तो फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल होता है लखनऊ में, मेडिकल में लखनऊ चेकअप होगा। उसके बाद आपकी इंक्वायरी होगी, पुलिस इंक्वायरी होती है कि कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है या कुछ इस तरीका का नहीं है कि आपका जो कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। ये सब जब वेरीफाई होकर शासन में पहुंच जाएगा तो फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ से निर्गत हो जाता है। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाता है, और काफ़ी अच्छा स्कोप है इस पोस्ट का कि आप जैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और अगर आप यंग एज में बन जाते हैं तो प्रमोशन के स्कोप रहते हैं। इसमें क्या है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमोशन भी मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमोशन का मतलब है कि आप डायरेक्टर तक कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप अगर बहुत यंग एज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर के बाद आप प्रिंसिपल बन जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में। प्रोफेसर भी वहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर ग्रेड मिलता है वो प्रिंसिपल को मिलता है। और वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि दो तरीका के प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है हमारा यूजी कॉलेज के प्रिंसिपल, एक होता है पीजी के प्रिंसिपल। उसके अलावा आपके पास रीजनल डायरेक्टर बनने का स्कोप रहता है, आप रीजनल डायरेक्टर बन सकते हैं। शासन के अंदर आप डायरेक्टर बन सकते हैं। आप उसके अंदर जो बाकी पोस्टेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, उनके ऊपर आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है इस पोस्ट का, और गजेटेड पोस्ट होती है। ये गवर्नमेंट कॉलेज के जो टीचर होते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, वो गजेटेड पोस्ट होती है। उनके पास जो होती है पावर्स होती हैं जो गजेटेड ऑफिसर्स की होती हैं। तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छी जॉब में से कहूँगा सूटेबल पोस्ट है, और बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप यंग एज में जाएं, क्योंकि जितनी आप यंग एज में इसमें एंट्री करेंगे आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली यूपी के अंदर मैं जो महसूस कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, मेरे पास जितना डाटा है उसमें यह कि अगर आप बहुत जल्दी से एंटर कर जाते हैं तो 20 ईयर की सर्विस में आप जो है प्राचार्य बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे। क्योंकि है एग्जाम नहीं होता, लेकिन एग्जाम नहीं होता तो आप डायरेक्टली
प्रिंसिपल बन जाते हैं। आपके पास अगर आपकी सीआर सही है, एक सीआर होती है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसे प्राचार्य लिखता है, तो अगर वो आपकी सीआर अच्छी है और 20 साल की आपकी सर्विस हो जाती है तो आपके प्रमोशन के चांसेस होते हैं कि आप प्राचार्य हो जाएंगे। प्रमोशन फिर उसके बाद में आगे आपके बढ़ जाएंगे, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं शासन में, आप जॉइंट डायरेक्टर बन सकते हैं शासन में, और बहुत ही यंग एज में अगर एंट्री कर जाते हैं, आपकी सीआर लगातार अच्छी है तो आप डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्टर हायर एजुकेशन। तो एक बहुत ही अच्छा पद है डायरेक्टर हायर एजुकेशन, तो पूरी यूपी का एक ही होता है, वो भी इसी चैनल से जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रेरित करेगा आपको, इस पोस्ट पे आप के लिए विकल्प है। उसके बाद में सेकंड उसमें जाता हूँ, ये मैं गवर्नमेंट कॉलेज का बता रहा था, किसी के बारे में कुछ आ रहा हो तो जरूर पूछें। बेसिकली क्या होता है कि स्लेट जो है अब यूपी में कुछ सालों से हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये रेगुलर नहीं होता, ये बेसिकली क्या है कि हर साल नहीं निकलते, लेकिन क्या है कि कई बार तो स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर देती है दूसरे स्टेट के भी स्लेट अगर आप क्वालिफाई हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो नौकरी कर रहे हैं यूपी में, लेकिन स्टेट उनका दूसरे स्टेट का है, तो दूसरे स्टेटों के सिलेक्ट भी कई बार मान्य हो जाते हैं, वो आप एड में पढ़ लेंगे उस कंडीशंस को। और यूपी में भी निकला नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि अब जल्दी फिर से किसी यूनिवर्सिटी को चार्ज दिया जाएगा। मुझे याद है कि काफ़ी पहले 2004 के आसपास निकला था सिलेक्ट, जो कानपुर विश्वविद्यालय ने कराया था, उसके बाद नहीं आया यूपी में, लेकिन बार बार आता है। गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बना रखी है, लेकिन अभी वो पूरी की पूरी कंडीशंस उसकी मीट आउट नहीं हुई है। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी। बेसिकली क्या कि ये मैं खासतौर से स्टूडेंट को इसलिए डिलीवर करना चाहता हूँ कि स्टूडेंटों को पता हो, क्योंकि बेसिकली क्या है वो ये भी नहीं जानते कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनते कैसे हैं। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का ही पूरा ये मेरा लेक्चर है, और एक श्रृंखला मैं आज से जारी कर रहा हूँ जिसमें मैं इंस्टीट्यूट उठाता रहूँगा। आपको कभी अगले लेक्चर में हो सकता है कहीं पहले जाऊँ कि हाउ टू बिकम साइंटिस्ट इन बार्क, हाउ टू बिकम साइंटिस्ट इन इसरो, हाउ टू बिकम साइंटिस्ट इन DRDO। तो ये मेरी एक श्रृंखला है जिस पे मैं काम करूंगा लगातार, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को पता ही नहीं होता। नहीं पता होता तो क्या होता है, उन्हें यही दिशा नहीं मिल पाती कि भाई हम क्या क्या बन सकते हैं। तो मैं स्कोप खोल कर रखना चाहता हूँ, बच्चों को पता चले। कैरियर काउंसलिंग का मेरा ये सेशन इसलिए चल रहा है कि आपको बता दूं कि कैसे कैसे हैं आप, क्योंकि मैं यूपी से आता हूँ तो पहला यूपी उठाया है मैंने, हो सकता है मैं अदर स्टेटों को भी लूँ। आपको आगे कहीं लेक्चर में बता रहा हूँ कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा में कैसे बने, आप अगर MP में बनना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ कैसे बने, क्योंकि एक ही लेक्चर में तो सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इसे पार्ट्स में ले जा रहा हूँ। हर संडे में मेरा प्रयास रहा करेगा एक लेक्चर देने का कैरियर काउंसलिंग पे। फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने उस पर भी मैं टॉपिक लेक्चर दे रहा हूँ, कि यहीं पे एक टॉपिक में बदल दूंगा, हाउ टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट लिख दूंगा फिजिक्स इन यूपी। तो वहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि फिजिक्स की आप कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के एक्सपर्ट के तौर पर मैं ये भी बताना चाहूँगा। लेकिन आज मेरी जो ये टॉक है ये ओपन है, इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि फिजिक्स की क्या स्क्रिप्ट दी हो, इसमें बता रहा हूँ कि बने कैसे। तो मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से आपको लाभ देने वाली हैं। इस तरीका की जो वीडियो हैं वो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में लेकर आएंगी। आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सिलेक्शंस के क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं। फिर हमारे पास आता है एडेड कॉलेज। एडेड कॉलेज को हम कहते हैं अशासकीय कॉलेज, हिंदी में अगर इसका वर्जन पढ़ा जाए। ये कैसे कॉलेज होते हैं? ये ऐसे कॉलेज होते हैं कि ये पूर्णतः गवर्नमेंट के कॉलेज नहीं होते। सरकार क्या करती है, सैलरी देती है, ग्रांट देती है, और उसके अंदर केवल और सरकार का रोल जो होता है ग्रांट तक सीमित होता है। इवन दो कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जितने भी कॉलेज हैं उन पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। यहाँ पे क्या है कि ये तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का ही इसमें पूरा रोल था। इसके अंदर क्या है, इसमें मैनेजमेंट भी पिक्चर में आ जाता है। इसमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, यहाँ तो सिलेक्शन करती है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यहाँ पे जो सिलेक्शन करती है। और एडेड कॉलेज में जो यूपी में सिलेक्शन करता है वो करता है UPHESC, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन। मैं फुल फॉर्म भी बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, UPHESC। UPHESC के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया यहाँ पे बता दूं। इनके दोनों के जो ऑफिस हैं वो हमारे पूर्व में तो इसे कहते थे इलाहाबाद, अब बोलते हैं इसे प्रयागराज। तो ये प्रयागराज में इनके दोनों के हेडक्वार्टर्स हैं। मीन्स अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको प्रयागराज ही जाना होगा, आप प्रयागराज में ही आपका यहाँ इंटरव्यू होता है। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप एडेड कॉलेज का भी मैं बताता हूँ किस तरीका से यहाँ सिलेक्शन होता है और इसका क्या रोल है।
ये जो हमारे पास यूपीएचएससी का सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इसके क्राइटेरिया से अलग है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस का स्तर है वो तो दोनों में सेम है। आप यहां सिलेक्शन चाहते हैं या यहां सिलेक्शन चाहते हैं या यहां चाहते हैं, तो ये तो आपको कंडीशंस ओबे करनी ही होंगी। मींस मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया तीनों जगह सेम रहेगा। अब क्राइटेरिया कौन सा चेंज होगा? क्राइटेरिया चेंज होगा सिलेक्शन प्रोसीजर का। यहां स्क्रीनिंग टेस्ट था किसके अंदर? गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आपके जो रिटन एग्जाम आपने दिया था उसके मार्क्स नहीं जुड़ते। आपके दो पार्ट्स अलग हैं। कौन कौन से पार्ट्स अलग हैं? रिटन पार्ट्स अलग है और इंटरव्यू पार्ट्स अलग है। रिटन और इंटरव्यू क्राइटेरिया जो है वो क्या है? सेपरेट है। पहले आप क्या करें? रिटन पास करें। रिटन केवल स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग का मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ते, केवल आपको स्क्रीनिंग पास करना है। केवल आप उस लिस्ट में नाम में आ जाएं कि एक जो मिनिमम उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है या वैकेंसी के हिसाब से जितने कैंडिडेट उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला रखे हैं। और इसके अंदर जैसे ही आप स्क्रीनिंग पास हो जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए जाएंगे और फिर आपका ये जो रिटन है वो प्रभावित नहीं करेगा मेरिट को जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। केवल और केवल जैसे ही आप स्क्रीनिंग के अंदर क्वालिफाई करते हैं तो केवल और केवल इससे सिलेक्शन होगा फिर आपका इंटरव्यू से। इंटरव्यू में योग्य प्रोफेसर्स होते हैं जिनके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा उनका रिसर्च वर्क होता है, बहुत सारा उनका एक्सपोजर होता है, बहुत सारा उनका लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है टीचिंग का, तो अच्छा खासा इंटरव्यू चलता है। और उसमें देखा जाता है कि आपने अब तक कितना पढ़ा है, उसको पूरे का पूरा एनालिसिस करके उसके बाद ही तय होता है कि आप लिस्ट में नाम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो ये इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। एडिट कॉलेज का क्या है मैं उस पर डिस्कशन बताता हूं। एडिट कॉलेज के अंदर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट होता है, और 100 क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट के अंदर, और 100 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चन तो होते हैं आपके सब्जेक्ट के। मैं थोड़ा सा स्कोप बना लेता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें इस पर कवर हो गई हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाकर आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्वेश्चनों की संख्या कैसे होती है, कैसे मार्क्स मिलते हैं और कैसे आपकी फाइनल मेरिट तय होती है। मीन्स अगर यूपी हायर एजुकेशन सर्विस के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, कैसे आपकी मेरिट तय होती है, उसको भी समझे। ये गवर्नमेंट कॉलेज का तो मैं अभी बता ही रहा था क्या है पैटर्न। तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या था कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते हैं, ये सब्जेक्ट से होते हैं, और जीके के क्वेश्चंस होते हैं 30। ये इतने क्वेश्चंस तो आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। जो आपके अनएडेड, जो हमारे एडेड कॉलेज होते हैं, एडेड कॉलेज का मतलब होता है जो शासकीय कॉलेज है वो तो गवर्नमेंट कॉलेज कहलाते हैं, और इनको कहते हैं हम अशासकीय कॉलेज। इसमें सब्जेक्ट के बच्चों क्वेश्चंस होते हैं 70 क्वेश्चंस, और जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे 30 क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या होती है वो होते हैं 100 क्वेश्चन। अब आपकी मेरिट कैसे तय होगी उसको भी बताता हूं। हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ, ये भी 2 मार्क्स का हुआ। तो यहां से आप देख रहे होंगे 140 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट हो गया, और 60 जो मार्क्स हैं वो आपके किसके हो गए? जीएस के हो गए, जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज उसे कह दें। तो ये हमारा 200 मार्क्स का रिटन एग्जाम हो गया। अब 200 जो मार्क्स हैं आपके, वो 200 मार्क्स आपके तय करेंगे मेरिट को। 200 मार्क्स की जो मेरिट है, जो यहाँ पे मार्क्स मैंने लिखे हैं, मैं एक बार यहाँ भी मेंशन किए देता हूँ एडिट कॉलेज को। एडिट कॉलेज में 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं, तो 70 इंटू 2 140 मार्क्स तो हो गए आपके सब्जेक्ट के, ये सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चंस। और जो हमारे क्वेश्चन की संख्या है 30 क्वेश्चंस हो गए हमारे जीके के, 60 इनके मार्क्स हो गए, तो ये 200 मार्क्स का जो है पेपर हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पैटर्न में बदलाव क्या है उसको समझें। एडिट कॉलेज में जो आपका ये पेपर है, जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं, इनके मार्क्स मेरिट को काउंट करते हैं। मीन्स आपकी जो रैंक तय होगी वो इन मार्क्सों से तय होगी, प्लस 200 मार्क्स का जो आपका रिटन है, जब पेपर इसका हो जाएगा तो वो एक यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन जो है एक पूरी लिस्ट जारी करता है, बताता है कौन कौन जो है शॉर्ट लिस्टेड हो इंटरव्यू के लिए। उसमें जनरली
वो जो इंटरव्यू कॉल का वो रहता है वो 5 से 8 गुने को इंटरव्यू कॉल करते हैं। जैसे सपोज किया हमारे पास में 50 वैकेंसी हैं तो 250 को तो कॉल करेंगे ही, लेकिन वो 400 तक कितनों को ही कॉल कर सकते हैं। कई बार 6 टाइम्स कॉल कर लेते हैं, कई बार 5 टाइम्स कॉल कर लेते हैं, कई बार 7 टाइम्स, लेकिन 8 टाइम्स से ज्यादा नहीं कॉल करते। लास्ट जो मार्क्स होता है जिस पर इंटरव्यू कॉल हुई है उस पर सभी को बुला लेते हैं। अगर कोई उन्होंने एक कट ऑफ रखी हुई है उस पर 10 या 20 बच्चे आ गए तो चाहे वो उस मार्क्सों के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको सबको कॉल कर लेंगे, जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे उनको सबको बुलाएंगे। मेरा स्टूडेंट से मतलब यहाँ एप्लीकेंट से है जिन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। मीन्स स्टूडेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर तक का जो फेज है वो बहुत तेजी से चेंज होता है। जैसे ही आप सिलेक्शन लेते हैं तो पता चला उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हैं, उससे पहले आप रिसर्च स्कॉलर होते हैं, एक स्टूडेंट फेज में होते हैं और तुरंत से ही एक फैकल्टी बन जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपका 200 मार्क्स तो आपका बन गया किसका बच्चों, 200 मार्क्स बन गया आपका सब्जेक्ट का, और 30 मार्क्स जो होता है वो होता है आपका इंटरव्यू का। और ये जो टोटल मेरिट बनेगी फिर वो कितने मार्क्स पे बनेगी, 230 मार्क्स, 230 मार्क्स आपके होंगे और ये 230 मार्क्स जो है वो तय करेंगे किसको, आपकी रैंक को। इन मार्क्सों से डिसाइड होगा कि आपकी रैंक कहां है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो रैंकों का जितने मार्क्स जो ऑब्टेन करता है उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे और उससे पता चलेगा किस स्टूडेंट की रैंक कहां आई। रिजर्वेशन यहाँ भी फॉलो होता है स्टेट पॉलिसी के हिसाब से, जैसा वहां था यहाँ भी है। उसमें कैटेगरी वाइज हमारा रिजल्ट आ जाता है। पहले ही जब ऐड आता है, जैसे अभी जो ऐड आने वाला है उसकी ऐड की संख्या होती है। ऐड की संख्या जैसे अब आने वाला जो यूपी का ऐड है, मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही आने वाला है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर बताएं ऐड कब आ रहा है, तो ऐड जल्दी आने वाला है, या तो फरवरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मार्च तक तो जरूर ही आ जाएगा। मैक्सिमम उम्मीद ये है कि फरवरी में आएगा। लॉट ऑफ वैकेंसी आने वाली हैं इस बार और बहुत सारे बच्चों को जॉब मिलने वाली है। बहुत सारे जो बेरोजगारी में हैं इस समय पे वो बेरोजगारी से दूर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी करें और बहुत सीरियसली प्रिपरेशन उसमें अभी से जारी कर दें, खासतौर से जो लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट इस एलिजिबिलिटी के लिए जूझ रहे हैं तो उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। लेकिन जो एलिजिबल हैं उनके लिए जॉब की उस समय पर रिक्वायरमेंट होती है, तो दोनों की नीड अलग है। लेकिन जो स्टूडेंट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें उसी समय पता होना चाहिए कि भाई आगे हमारा क्या क्या स्कोप है। अब इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो तो एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, जनरल नॉलेज। तो स्टूडेंट क्या कर रहा होता है कि सब्जेक्ट को ही सीरियसली नहीं ले रहा होता, तो जीके को तो बिल्कुल इग्नोर कर देता है। तो आपको क्या करना है कि इस समय पे जहां भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए प्रयासरत हैं, खासतौर से यूपी के प्रोस्पेक्ट्स पर आपके लिए जीके इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जीके के जो मार्क्स हैं वो तय करते हैं। क्योंकि यहाँ तो जो 70 क्वेश्चन है उसमें बहुत अंतर नहीं होता, जो बच्चे नेट क्वालिफाई होते हैं सबका स्तर मोर और लेस सेम ही होता है, लेकिन जीके का जो फैक्टर है वो डिसाइडिंग हो जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 10 क्वेश्चन करने के लिए भी जूझते हैं जीके में, कुछ ऐसे स्टूडेंट के जो 25 तक कर देते हैं। अब इसमें लाभ में कौन जाता है, मैं उसे भी डिस्कस करे दे रहा हूं, लाभ में कौन रहता है। बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा लाभ में रहते हैं जो पीसीएस आईएएस का एग्जाम देते हैं नेट क्वालिफाई के बाद, वो सबसे ज्यादा लाभ में होते हैं। मैंने क्या देखा है अपनी लाइफ के इतने लंबे एक्सपीरियंस में, मैंने ये देखा है कि जो बच्चे रिसर्च में लग जाते हैं पूरा 100%, उनका सब्जेक्ट से टच छूट जाता है। प्लस दूसरा क्या होता है, उनका जीके से टच छूटा होता है, तो उन्हें जॉब की फाइट हो जाती है। लेकिन जिन स्टूडेंटों का, जैसे जो लोग पीसीएस और आईएएस की प्रिपरेशन में होते हैं, तो सब्जेक्ट उनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेंस लगातार लिखते हैं, मेंस के लिए तैयार करते हैं पूरा सब्जेक्ट। और जीके क्योंकि आईएएस और पीसीएस दोनों जगह पूछी जाती है, तो जीके भी उनकी अच्छी होती है, तो उन्हें सिलेक्शन लेने में बहुत आसानी रहती है। मैं कहूँगा उनके लिए सिलेक्शन एक बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनका सिलेक्शन कब हो गया, क्योंकि उनका लेवल क्या होता है हम सब जानते हैं। मैं जल्दी एक वीडियो डालूंगा जिसमें डिस्कस कर रहा हूँ कि आप आईएएस कैसे बने, बताऊंगा उसे भी। वो अलग चीज़ है कि आप अपनी चॉइस अपने आप रख सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा सब कॉम्पिटिशन्स के बारे में। आप पीसीएस कैसे बने, आप आईएएस कैसे बने, आप साइंटिस्ट कैसे बने, और भी बाकी बैंकों की नौकरियां और जहां जहां भी जॉब्स हैं, उस एक श्रृंखला मैंने इस पर शुरू किया कैरियर काउंसलिंग पर। तो ये मेरा पहला लेक्चर है और बाकी बहुत बढ़ाऊंगा। पहले मैं साइंस के फील्डों में बताऊंगा कहाँ का क्या क्या स्कोप है, उसके बाद ह्यूमैनिटी पे भी जाऊंगा और काफी डिटेल डिस्कशन देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी।
तो मुझे उम्मीद है कि एडिट कॉलेज की आपको पता चली होगी कि सिलेक्शन कैसा होता है। अब आप ये भी जानें कि गवर्नमेंट कॉलेज और एडिट कॉलेजों में अंतर क्या होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो पूरी जो उनकी जॉब कंडीशंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, ईच एंड एवरीथिंग। सिलेक्शन भी वही करती है, और आप जो जॉब करते हैं वो राजकीय सेवा उसको कहा जाता है। तो जो हमारी गवर्नमेंट की जो भी सरकारी कर्मचारियों पे, जो भी सरकारी कर्मचारियों को गवर्नमेंट की नीतियों का पालन करना होता है, उसी तरीका से इन्हें करना होता है। उसके अंदर जो हमारे एडिट कॉलेज होते हैं, ज़्यादातर जो यूपी में कॉलेज हैं वो एडिट कॉलेज हैं। और एडिट कॉलेजों में जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो तो मैं बता ही रहा था। एडिट कॉलेजों में जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के थ्रू, तो आपको सिलेक्शन ऑफर मिल जाता है, सिलेक्शन लेटर आपको मिल जाता है। फिर आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होती है डायरेक्टरेट से, डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन। यूपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, उसका जो ऑफिस होता है वो लखनऊ में होता है। यूपी हायर एजुकेशन का जो डायरेक्टरेट है, जो डायरेक्टर बैठता है जहां पे हायर एजुकेशन का, वो होता है हमारा इलाहाबाद या प्रयागराज में। पहले इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज कहते हैं। फिर जब लिस्ट में नाम आ जाता है तो वहां काउंसलिंग होती है, और आजकल काउंसलिंग जो होती है वो ऑनलाइन होती है। मीन्स आपकी रैंक तय करेगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। जैसे सपोज किया मैं मेरठ से आता हूं, तो बच्चे मेरठ के सभी चाहेंगे कि उन्हें मेरठ कॉलेज मिले या मेरठ का कोई कॉलेज मिले, या वो ज़्यादातर चाहेंगे कि उन्हें गाजियाबाद का कोई कॉलेज मिल जाए। आसपास ही चाहते हैं, सभी चाहते हैं। लखनऊ वाला इसको जो एप्लीकेंट है वो चाहेगा लखनऊ के आसपास ही मिले, क्योंकि सबका एक अट्रैक्शन होता है जहाँ पे वो पढ़ता है उसी के आसपास। मैक्सिमम ऐसा कोई वैसे एक्सेप्शन भी होते हैं। तो उसमें मैं क्या देखूंगा कि आपकी रैंक फिर उसमें तय करेगी कि हाँ, जिस कॉलेज में आप सिलेक्शन चाहते हैं उसमें वैकेंसी है या नहीं है। अगर वैकेंसी है तो आपकी रैंक तय करेगी कि वो आपको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। फिर आज की डेट में जो कॉलेज वाइज वैकेंसी आती है वो कैटेगरी वाइज तय हो जाती है। उसमें लिखा होता है कि सपोज क्या वैकेंसी का एड आया, उसी में लिखा हुआ होगा कि ये वैकेंसी इस कॉलेज में एससी कैटेगरी की है, ये ओबीसी कैटेगरी की है, ये हमारी जनरल कैटेगरी की है। उसी हिसाब से जब रैंक आपकी आएंगी तो कॉलेज के अलॉटमेंट में उसी हिसाब से आपकी रैंक के क्रम से आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेट अस से सपोज किया आप कोई कॉलेज चाहते हैं मेरठ का और आपकी रैंक है, लेकिन पता चला वो जिस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है उस कैटेगरी में एडवर्टाइज ही नहीं हुई, तो उस पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन आपकी रैंक सपोज किया 1 है और उस कैटेगरी में वो पोस्ट एडवर्टाइज भी है, तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। तो 2 फैक्टर्स इसमें तय करेंगे आपके कॉलेज के अलॉटमेंट को। कौन कौन सा फैक्टर? आपकी रैंक और वो पोस्ट जिस पे आप सिलेक्शन जिस कॉलेज में चाहते हैं वो किस कैटेगरी से मतलब एडवर्टाइज हुई है। एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ आता है, सब क्लियर आता है कि कौन से कॉलेज में कौन कहां कहां वैकेंसी है। जब आप एडवर्टाइज देखेंगे तो उसमें सब लिखा मिलेगा आपको। इसकी साइट्स हैं यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की, उन साइटों पर आप विजिट करें। यूपीएचईएससी ऑनलाइन एक साइट इसकी है, एक यूपीएचईजी करके आती है, तो आप देख ले उसे वैकेंसियों को। और यूपीएचईएससी भी आप अगर गूगल पर टाइप करेंगे तो वो आपको खुद ही साइट पे ले जाएगा। वहां पे इसका ऐड आता है तो ऐड जो है साइट पे डाला जाता है, वहां पे आप ऐड देख सकते हैं। और जब भी इसकी पोस्ट एडवर्टाइज होंगी मैं बताऊंगा कि अब पोस्ट एडवर्टाइज है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप बताएं इसमें कुछ आपको पूछना है तो। ये एडिट कॉलेज सिलेक्शन बता रहा था मैं कैसा होता है। 230 मार्क्स तय करते हैं आपके, और 230 मार्क्स का एडिट और अनएडिट में जो हमारा अनएडिट का मतलब और एडिट का मतलब है, अनएडिट का मतलब जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ही जिन्हें ले रही है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसे अनएडिट नहीं कहूंगा मैं बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज ही कहूंगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज और जो एडिट कॉलेज है उनमें बड़ा अंतर यह है कि जहां एडिट कॉलेजों में सिलेक्शन यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन करता है, वहीं पे ये जो सिलेक्शन है गवर्नमेंट कॉलेज में यूपीपीएससी करता है। पहला अंतर। दूसरा इसमें अंतर क्या है? दूसरा बड़ा अंतर यह है कि उसमें स्क्रीनिंग एग्जाम होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, इसमें स्क्रीनिंग नहीं होता। इसमें मार्क्स जुड़ते हैं मेरिट एग्जाम के। तीसरा बड़ा अंतर क्या है? तीसरा बड़ा अंतर यह है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें ट्रांसफरेबल जॉब होती है। आपका एक जगह से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो सकता है। जब आप एडिट कॉलेजों में आ जाते हैं तो आपका ट्रांसफर नहीं होता। आप जिस कॉलेज में आए पूरे जीवन भर ताउम्र वहीं रह सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजों में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि स्कोप रहता है प्रमोशन का, ज्यादा स्कोप है प्रमोशन का। आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है आगे प्रमोशन के लिए। आपकी अगर सीआर सही है तो आप प्रमोट होते रहेंगे। और जो हमारा एडिट कॉलेज है उनमें यह होता है
कि आप असिस्टेंट, एसोसिएट और आगे प्रिंसिपल या वाइस चांसलर के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन विभागीय प्रमोशन नहीं होते। आपको अगर आगे प्रमोशन चाहिए, सपोज कि आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, मैं सपोज किया किसी एडिट कॉलेज में अध्यापक हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे प्रिंसिपल बनना है, तो मेरा प्रमोशन डायरेक्ट नहीं होगा, मुझे दोबारा से रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस का प्राचार्य एग्जाम। वो प्रिंसिपल एग्जाम अलग होता है, उस प्रिंसिपल एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, उसमें 30 जो क्वेश्चंस, जो पेपर के पैटर्न है 30 क्वेश्चंस तो जीके के आते हैं और 70 क्वेश्चंस जो प्राचार्य पद है उसके संदर्भित क्वेश्चंस होते हैं। तो वहां पे 100 मार्क्स का जो पेपर होता है प्रिंसिपल बनने के लिए और 20 मार्क्स का जो इंटरव्यू होता है, 120 मार्क्स से मेरिट बन के आती है और उसमें कंडीशंस होती है कि 15 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो, तभी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो हमारे पास आगे के स्कोप्स हैं उन पर भी मैं डिस्कशन दे रहा हूं कि आगे फर्दर क्या क्या स्कोप्स हैं। जैसे आप प्राचार्य रहते हैं 10 साल तो आप वीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। और प्रोफेसर और प्राचार्य जो होते हैं वो दोनों का जो कैडर है वो सेम होता है, दोनों ही प्रोफेसर ग्रेड के होते हैं। कॉलेजों में जो पद होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद केवल एक ही के पास होता है, वो प्राचार्य के पास होता है, प्रोफेसर ग्रेड जिसे हम कहते हैं। उसे प्रोफेसर की जो पदनाम भी मिला हुआ होता है और प्रोफेसर की जो पावर्स हैं उस तरीका से वो अवेल करता है। तो ये मैं बता रहा था इस गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कॉलेज में सिलेक्शन, और साथ साथ आपको हिट भी कर रहा था कि प्रिंसिपल तक आप कैसे पहुंचते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल बनना गवर्नमेंट कॉलेज में तो निश्चित तौर से अगर आप यंग एज में एंटर करते हैं तो आप प्राचार्य सीधे हो जाएंगे, लेकिन अगर एडेड कॉलेज में आपको प्रिंसिपल बनना है तो आपको आगे फिर एक एग्जाम दे के तब आप प्राचार्य बनेंगे। तो इसलिए इस मामले में बेटर है। मैं दोनों के नुकसान और फायदे भी बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में ये रहता है कि सर इन दोनों के फायदे और नुकसान भी बता दो। नुकसान, गवर्नमेंट कॉलेज का एक नुकसान तो सबसे बड़ा ये रहता है ट्रांसफरेबल पोस्ट है, तो आपका ट्रांसफर कभी भी हो सकता है। पता चला आज आप किसी पर्टिकुलर शहर में गवर्नमेंट से आपको ट्रांसफर करके कहीं दूसरे शहर में भेज देंगे, रूरल इलाकों में भेज देंगे और प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है आपको। यू आर बाउंड टू फॉलो द गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट को फॉलो करना है। जैसे ही आप एडेड कॉलेज में आ जाते हैं तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा, आप वहीं पर रहेंगे, ताउम्र आप वहां रह सकते हैं, तो ट्रांसफर की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा क्या है कि जहां तक गवर्नमेंट कॉलेजों की बात है तो वहां सुविधाओं की थोड़ी कमी है, मैन पावर कम है। तो कई बार तो ऐसा देखा जाता है, जो बच्चे पढ़े हैं वो ऑब्जर्व भी करते होंगे कि वहाँ टीचर को ही सारे काम करने होते हैं, क्लरिकल स्टाफ नहीं होता, पियोन नहीं होते, बहुत सारी सुविधाएं बाकी जो होनी चाहिए मूलभूत वो भी नहीं होती। लेकिन एडेड कॉलेजों में ऐसा नहीं है। जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ मेरे विभाग में 14-15 तक पियोन है, क्लरिकल स्टाफ भरपूर मात्रा में होता है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट हैं या जो बाकी लोग हैं, उन लोगों को ये फायदा रहता है कि उन्हें अपना जो काम है वो पठन पाठन पे ही केंद्रित रखना होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में तो और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ स्टाफ नहीं होता तो सारा काम असिस्टेंट प्रोफेसर ही कर रहे होते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर कर रहे होते हैं। तो ये फायदे नुकसान है दोनों के। फायदा गवर्नमेंट कॉलेज का सबसे बड़ा यही है कि प्रमोशन ऑटोमेटिकली होते हैं। आपका सीआर सही है तो आप प्रमोट हो जाएंगे आसानी से, आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपके प्रमोशन मिलते रहेंगे, आप गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पोस्टों तक पहुंच जाएंगे। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। बच्चे सोच रहे होते हैं सर सिलेक्शन कहाँ इजी है, कहाँ सिलेक्शन टफ है, तो मैं बताऊंगा कहीं भी इजी नहीं है, दोनों जगह अच्छा खासा कंपटीशन है। तो आप ऐसा ना सोचें कि बस सर ने यहाँ पे बता दिया ऐसा ऐसा होना और हम बन गए, उसके लिए तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया थे। मैं 2 जगह और ले जाता हूँ आपको। एक, अब मेरा डिस्कशन देखो इन दोनों जगह पूरा हुआ, मैं जाऊंगा माइनॉरिटी कॉलेज पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और एक मैं बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। ये मेरे 2 डिस्कशंस के और टॉपिक हैं। बेसिकली क्या है कि माइनॉरिटी कॉलेज के जो कॉलेज होते हैं, जैसे पर्टिकुलर जैन कम्युनिटी के जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अधिकार देता है कि माइनॉरिटी जो कॉलेज होते हैं वो अपना कॉलेज का जो संचालन है वो अपने आप करते हैं, उनका मैनेजमेंट करता है। तो उनके पास सिलेक्शन भी वो मैनेजमेंट ही करता है। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि वो अपने आप और आर्बिट्री तौर पे करता है, फॉर्म निकलते हैं, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट आता है उनका, और कई बार जो माइनॉरिटी कॉलेज है उसकी साइट पे भी पड़ा होता है एडवर्टाइजमेंट। और एजुकेशन और जो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो सेम ही रहती है, यही क्वालिफिकेशन वहाँ भी रहती है, यही कंडीशंस हमें फुल करनी होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो
शॉर्ट लिस्टेड कर लेते हैं कैंडिडेटों को। जैसे उनके पास सपोज किया 50 फॉर्म पहुंचे, उनके पास एक वैकेंसी थी, तो उनके पास विकल्प होते हैं कि वो चाहे तो वो पूरे के पूरे 50 बच्चों को बुला लें, मतलब 50 के 50 एप्लीकेंट को बुला लें, या वो 10 को बुला लें या 20 को बुला लें। फिर उनका एक सिलेक्शन पैनल होता है, वो सिलेक्शन पैनल बैठता है। सिलेक्शन पैनल के अंदर जो है वाइस चांसलर नॉमिनेट होते हैं, वीसी नॉमिनेट करता है उन्हें, वीसी के अप्रूवल पे वो लोग बैठते हैं वहाँ पे, और मैनेजमेंट कमेटी के जो माननीय अध्यक्ष हैं या सचिव हैं वो बैठते हैं उस कमेटी के अंदर। उसके साथ साथ प्राचार्य बैठते हैं, और उस सब्जेक्ट में जिसमें सिलेक्शन होना है उस सब्जेक्ट का हेड बैठता है इंटरव्यू पैनल में। वो लोग फिर तय करते हैं, इंटरव्यू चलता है, और उस इंटरव्यू के अंदर जो उन्हें लगता है कि जो बेस्ट कैंडिडेट है उसका वो सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये माइनॉरिटी का सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसके अंदर कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। हालांकि माइनॉरिटी जो कॉलेज है उनके मैनेजमेंट को पावर है, वो चाहे तो रिटन एग्जाम भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली रिटन एग्जाम कहीं होता नहीं। वो क्या करते हैं, जैसे ही वैकेंसी निकलती है फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म में जो एप्लीकेंट है वो फॉर्म फिल कर देते हैं, फिर वो शॉर्ट लिस्टेड के बाद में इंटरव्यू कॉल लेटर पहुंचता है और फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में मैं बता ही रहा था, वाइस चांसलर का रोल इस तरीका से होता है कि वीसी नॉमिनी होते हैं। मैनेजमेंट का इस तरीका से होता है कि मैनेजमेंट के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट जो है उसके अध्यक्ष होते हैं, जो बोर्ड बैठता है, और उसमें प्राचार्य और सब्जेक्ट के जो हेड हैं वो बैठते हैं। इस तरीका से इसमें सिलेक्शन होता है माइनॉरिटी कॉलेज में। तो ये भी एक विकल्प है स्टूडेंटों के पास असिस्टेंट प्रोफेसर का। और फिर क्या होता है, स्टेट की यूनिवर्सिटीज होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसा मैं यूपी के प्रोस्पेक्ट्स में बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा यूपी के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और स्टेट यूनिवर्सिटी भी है। मैं इस पर तो डिस्कशन नहीं दूंगा कि सेंट्रल कौन सी है स्टेट कौन सी है, लेकिन मैं बताऊंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स लागू होते हैं। हमारे यहाँ जैसे दो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, छोटी भी यूनिवर्सिटी हैं। बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और एक हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एक BHU। ये सब कैसी यूनिवर्सिटी हैं? ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ से जो ग्रांट है सेंटर का पूरा उस पर रोल होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन क्राइटेरिया सेंट्रल नॉर्म्स के हिसाब से होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म से होता है। यूनिवर्सिटियों में जो सिलेक्शन होता है वो किस तरीका से होता है कि जैसे वैकेंसी होती है तो उन वैकेंसियों का ऐड आता है। यूनिवर्सिटी से जो ऐड आता है वो बेसिकली कुल सचिव जो है वो उसका एक ऐड निकलवाता है न्यूज़पेपर में, और कुल सचिव उसमें बताता है कि कहाँ कहाँ कौन सी वैकेंसी कितनी खाली है। जैसे सपोज किया किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम्पल उठाएं, लेट अस से कि भाई सीएस यूनिवर्सिटी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसका ऐड आ जाएगा और उसमें बता दिया जाएगा कि ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी वैकेंसी है, एसोसिएट की इतनी है, प्रोफेसर की इतनी है। ये सभी जान लें कि प्रोफेसर के जो पद होते हैं वो 3 तरीका से जाते हैं। पहले शुरू में असिस्टेंट होते हैं, फिर एसोसिएट होते हैं, और फिर फुल फ्लेज्ड प्रोफेसर होते हैं। इस 3 तरीका का ये कैडर होता है। हालांकि उसमें भी क्राइटेरिया इस तरीका से चलता है कि जो हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया में मैं बताऊंगा कि प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, वो मैं इसमें नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उतना मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन छोटा सा आइडिया आपको ये भी दूंगा कि जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उसमें प्रमोशन होता है तो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हैं। उसका एक समय होता है, उस टर्म कंडीशंस को जब जो पूरा करते हैं उसको फुलफिल करने के बाद में अगला प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन चलते हैं इसमें रेगुलर। तो वहाँ पे क्या होता है कि वैकेंसी जब एडवर्टाइज हो जाती हैं तो आप उसमें जब मिनिमम आप एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे होंगे, जो भी पद की, सब एडवर्टाइजमेंट में साइट पे लिख दिया जाता है कि उसकी जो कंडीशंस है। कई बार उसमें ये लिख दिया जाता है कि यूजीसी के हिसाब से योग्यताएं हों, तो आपको पता होना चाहिए। मैं हिंट भी कर रहा था यूजीसी की योग्यताएं। अब इसे इतना भी नहीं बता पाऊंगा कि भाई एसोसिएट की योग्यताएं क्या हैं, प्रोफेसर की क्या है, वो उसके लिए मैं अलग वीडियो दूंगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता है, प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता है, वो एक अलग अलग इशू है। अभी तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर पर फोकस किए हुए हैं, मीन्स एंट्री कैसे लगाएं। तो उसमें क्या है कि आपने वहां पे फॉर्म डाल दिया तो फिर क्या करेंगे, उनके पास भी वही विकल्प रहता है कि वो शॉर्टलिस्टेड क्राइटेरिया अपना सकता है। जो हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर बोर्ड होता है पूरा, जो सिलेक्शन बोर्ड है, वाइस चांसलर उसके प्रेसिडेंट होते हैं, और जितने भी सिलेक्शंस होते हैं उसके अंदर वाइस चांसलर जो होता है, सभी जो जितनी भी कमेटी बनती है अपॉइंटमेंट की, उनके अध्यक्ष होते हैं। तो वाइस चांसलर के उसमें ही जो है सिलेक्शन होता है, और फिर एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। कम से कम प्रोफेसर के लिए 3 जो है एक्सपर्ट जरूर रहते हैं पैनल में, और चाहे एसोसिएट प्रोफेसर का सिलेक्शन हो रहा हो चाहे प्रोफेसर का हो, 3 एक्सपर्ट जरूर होते हैं।
उन एक्सपर्टों का अप्रूवल जो होता है चांसलर के पास से होता है। तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, मैं उस पर नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन छोटा सा डिस्कशन इस पर जरूर बताना चाहूंगा कि जो हमारा सिलेक्शन है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें यही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, आप फॉर्म फिल करें। उसके बाद वरीयता यूनिवर्सिटी में जनरली उनको दी जाती है जिनका रिसर्च वर्क अच्छा होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या होती है, वो रिसर्च का एक आधार होता है, क्योंकि वहाँ यूजी क्लासेस तो जनरली होती नहीं, वहाँ क्लासेज रहती हैं पीजी और पीएचडी। तो पीजी और पीएचडी का जो मतलब होता है वो यही होता है कि वहाँ पे जो है रिसर्च वर्क जो है उसके लिए सूटेबिलिटी देखी जाती है। जनरली ये देखा जाता है कि रिसर्च वर्क के लिए कितना ज़्यादा सूटेबल है। तो अगर आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है, आप सब्जेक्ट को अच्छे से समझते हैं, आपके पास जो आपका पेपर है अकादमिक जो फील्ड में जिसमें आपने काम किया है वो अच्छे रिसर्च वर्क हैं, और आप इंटरव्यू बोर्ड को सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो वहाँ पे भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया थे यूनिवर्सिटी के। साथ साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी पोस्ट जब एडवर्टाइज होती है तो उस पर लिख दिया जाता है कि ये पोस्ट कौन सी कैटेगरी में रिजर्व है, उसमें लिखा रहता है। तो उसमें एप्लीकेंट जो होता है, जो हमारी जनरल कैटेगरी होती है उसमें तो कोई भी एप्लीकेंट हो सकता है, लेकिन अगर कैटेगरी स्पेसिफाई हो जाती है तो उस कैटेगरी में केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो उस कैटेगरी का हो। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो मैं अभी बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपको एक दिशा देने के लिए कि आप यूपी के अंदर किस तरीका से असिस्टेंट प्रोफेसर बने। मुझे उम्मीद है काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, लेकिन काफ़ी सार्थक है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंटों की क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर होगी कि जो हमारे टीचर हैं वो कैसे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आए हैं। कई बार बहुत यंग से डायनेमिक से टीचर पहुँचते हैं और स्टूडेंटों के दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है कि इनका सिलेक्शन कैसे रहा होगा। कई बार मैडम जाती हैं तो बच्चे सोच रहे होते हैं कि मैडम इतनी यंग एज में इतनी जल्दी सिलेक्शन लेके आ गई, कैसे आई। तो वो सबको पता होना चाहिए कि ये हमारा क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। हाँ जी बताइए। नहीं, बेसिकली क्या होगा कि माइनॉरिटी कॉलेज से आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। आप जब माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो इसमें मैं बता देता हूं कि आप अगर कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो कहां कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। माइनॉरिटी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो गया तो आप उसी कॉलेज के स्पेसिफिक पार्ट रहेंगे, आप कहीं भी नहीं जा सकते वहां से। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपको जहां पे भी आप जा रहे हैं वहां का सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। अगर आप सपोज किया आप कॉलेज में हैं एडिट कॉलेज के अंदर, एडिट कॉलेज का मतलब अशासकीय कॉलेज, जिनका वित्त पोषण करती है गवर्नमेंट, लेकिन मैनेजमेंट जिन्हें पूरी की पूरा मैनेजमेंट उन्हें संभालता है, ऐसे कॉलेजों में आप एक बार ट्रांसफर ले सकते हैं यूपी में। उसका उन्होंने एक नियम बना रखा है कि अगर आपने 5 साल की सेवाएं दे रखी हैं किसी कॉलेज में, और दोनों जगह मैनेजमेंट जिस कॉलेज से आप जाना चाहते हो वहां का मैनेजमेंट एनओसी दे देता है, और जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो वहां का मैनेजमेंट एनओसी दे देता है, और राज्य सरकार उस पर अनुमति दे देती है, तो आप एक बार पूरे जीवन में एक बार कॉलेज बदल सकते हैं। सपोज कि आप किसी छोटे कस्बे में हैं, आपने सोचा हम बड़े शहर में आना चाहते हैं, तो आपको 3 जगह से पालन करना होगा उसका। जहां से आप आना चाहते हैं वहां से एनओसी करानी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जिस कॉलेज में आना चाहते हैं वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी, और पोस्ट भी होनी चाहिए वहां पे। जैसे जिस कॉलेज में आप ट्रांसफर ले रहे हैं तो वहां पर पोस्ट होनी चाहिए, किस पोस्ट के अगेंस्ट आ रहे हैं। तो रीजनल डायरेक्टर बताता है कि हाँ अनुमति है इस पोस्ट पे, इस पे सिलेक्शन किया जा सकता है। तो एक पर्टिकुलर पालन होता है पूरी प्रक्रिया का, लेकिन हो सकता है एक ट्रांसफर आप ले सकते हैं। जहां तक शासकीय की बात है तो शासकीय किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के नहीं होते, वो पूरी की पूरे जीवन में ट्रांसफर वहां का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह आप जा सकते हैं। आप चेंज भी करा सकते हैं, जैसे आप सपोज क्या कहीं दूर हैं, दूर दराज के इलाकों में हैं, तो आप अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उस प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई होकर आपका परिवर्तन कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है। कई बार अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वहां पे संभव नहीं है तो मना भी कर सकती है, लेकिन वहां ट्रांसफर एक पार्ट है। तो अब आप समझ जाएं कि 3 अलग अलग क्या है। माइनॉरिटी में आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, नंबर 1। जो हमारे पास अशासकीय कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज हैं, उनके अंदर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार। और शासकीय में आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, बशर्ते सरकार अनुमति दे दे। सब्जेक्ट टू द कंडीशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि सरकार अगर अनुमति देती है तो। और किसी के माइंड में कुछ और?
बेसिकली इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ 1/3 होती है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है। मैनेजमेंट का रोल होता है। मैनेजमेंट का देखो, जैसे ट्रांसफर आप लेना चाहते हो तो अगर मैनेजमेंट उसके अधीन, अगर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल यही होता है कि वो अगर एनओसी नहीं देती तो आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। दूसरा क्या होता है कि आपके ऊपर सपोज क्या प्रिंसिपल या हेड की तरफ से कोई चार्ज लगता है तो मैनेजमेंट उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बनाती है। तो जो कॉलेज का इंटरनल डिसिप्लिन है वो मैनेजमेंट के थ्रू ही होता है। लेकिन मैनेजमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। मैनेजमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं वाइस चांसलर की तरफ से। जैसे सपोज क्या किसी टीचर पर मैनेजमेंट ने एक्शन ले लिया तो उसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन वो सस्पेंड का मतलब तभी होगा, तभी वो सस्पेंशन माना जाएगा जब वाइस चांसलर उसे अप्रूव कर दे, वाइस चांसलर एग्री कर जाए कि हाँ इन्होंने सही किया है। लेकिन अगर वाइस चांसलर को लगता है कि गलत किया है तो वाइस चांसलर उसे जैसे अप्रूव कर देगा। उसके अलावा उस पर कंट्रोल रहता है रीजनल डायरेक्टर का। रीजनल डायरेक्टर गवर्नमेंट से आता है। रीजनल डायरेक्टर जो होता है, अगर किसी टीचर की सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा तो रीजनल डायरेक्टर लेकर पूछ के कहेगा कि भाई आप इस तरीका से जो है सैलरी नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे। मैनेजमेंट नहीं देता, मैनेजमेंट के साइन होते हैं सैलरी बिल पे, गवर्नमेंट देती है सैलरी। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर यहाँ से बिल ही ना बन के जाए कॉलेज से, लेकिन उसमें क्या होता है कि मेरे जो सैलरी बिल जाता है उसके अंदर जो सैलरी बिल पे प्रिंसिपल के भी साइन होते हैं और मैनेजमेंट के सेक्रेटरी के भी साइन होते हैं। उससे ये होता है कि वो बेसिकली एक तरीका से अप्रूवल होता है कि इस टीचर ने काम किया है पूरे मंथ या नहीं किया। अगर वो छुट्टी पर रहा है तो सैलरी बिल में लिख के जाता है कि आपने ये छुट्टियां जो है अवेल की हैं, तो उसमें मार्क होकर जाता है, क्योंकि सरकार तक कैसे बात पहुंचे। बेसिकली क्या होता है इसके अंदर आप समझने का प्रयास करें तो क्या होता है कि कॉलेजों पे दो तरीका से कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट। एक तो वाइस चांसलर के थ्रू रखती है, वाइस चांसलर के अधीन होता है सारा सिस्टम। अगर यूनिवर्सिटी में सबसे मेन पद होता है तो वाइस चांसलर का होता है, और वाइस चांसलर रजिस्ट्रार के थ्रू कंट्रोल कराता है। वाइस चांसलर के तहत ही, वाइस चांसलर के अधीन ही सब होते हैं। लेकिन वीसी बेसिकली सीधे लेटर नहीं लिखते, वो उनके लिए कुल सचिव लिखता है लेटर और बताता है कि माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार जो भी आदेश आते हैं। तो यूनिवर्सिटी इस तरीका से चलती है और यूनिवर्सिटी का कंट्रोल रहता है कॉलेजों पे। लेकिन गवर्नमेंट एक अपना अलग से प्रतिनिधि रखती है, उसे कहते हैं रीजनल डायरेक्टर। वो बेसिकली क्या होता है, मंडल लेवल का पद है, तो वो रीजनल डायरेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से आता है। वाइस चांसलर बेसिकली जो वाइस चांसलर का चयन होता है वो आता है, हमारा जो पद रहता है वो राज्यपाल की तरफ से होता है। राज्यपाल जो उस सिलेक्शन क्राइटेरिया पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ी चीजें, मेरे माइंड में तो सब चीजें, लेकिन सब चीजों पर मैं डिस्कशन नहीं दूंगा, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया आपको जरूर दे रहा हूँ। तो वहां से कंट्रोल आता है किसका, वो वाइस चांसलर का जो रहता है वो पूरा का पूरा कॉलेज मैनेजमेंट पर भी उसका रोल होता है। जैसे सपोज किया मैनेजमेंट है, अगर वो सपोज किया नियम के तहत कार्रवाई नहीं करती तो वाइस चांसलर के पास पावर होती है कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कर सकता है। उन्हें लेटर भेज सकता है कि भाई आप ये इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, नियम का पालन करें। उनमें आपस में झगड़ा है तो वहां इंटरफेयर कर सकता है, और उसको पावर होती है कि वो शासन को लिख दे कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो नियम के तहत नहीं चल रहा है, तो बर्खास्त कराने के लिए रिकमेंडेशन भेज देता है सरकार में। इवन तो रिकमेंडेशन अथॉरिटी उसके पास होती है, लेकिन रिकमेंडेशन आती है कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ यूपी से। तो मैनेजमेंट भी बर्खास्त हो जाते हैं। इंस्पेक्शन और इंक्वायरी करा सकती है यूपी गवर्नमेंट कभी भी किसी भी कॉलेज की, तो सरकार के पास सारी पावर्स होती हैं। बाद में आपको पढ़ते पढ़ते ये पता चलेगा कि ईच एंड एवरी वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट, चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं वहां जवाबदेही है। कहीं भी अगर नियम के तहत कार्रवाई नहीं होती तो सरकार कहीं भी इंटरफेयर कर सकती है। इवन दो सरकार के पास ये भी पावर होती है कि कहीं पे भी जितनी भी संपत्ति है कहीं किसी संस्था की, पूरी की पूरी संस्था की संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो आपको बाद में ये पता चलेगा कि सब पावर जो है वो किस पे है, गवर्नमेंट पे। तो मुझे उम्मीद है कि काफी फ्रूटफुल टॉक थी और काफी चीजें आपको पता चली होंगी। कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। मैं इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा था कैरियर के संदर्भित। ये एक मेरा प्रयास रहेगा, लगातार मैं वीडियो देता रहूंगा देश के बच्चों के लिए कि आप किस तरीका से कहाँ सिलेक्शन लें। तो हर वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दें कि आगे आप किस पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट जो एक वीक के बाद एक ही वीक में एक ही वीडियो दूंगा, और वो आएगी आपके पास ये बताते हुए कि आपके पास क्या कैरियर स्कोप कहाँ है और उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे उसमें सिलेक्शन लें।
इसमें मैं जल्दी ही एक वीडियो दूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स में अगर आप बनना चाहते हैं यूपी में, तो किन किन चीज़ों का पालन करते हुए आप बन सकते हैं, क्या किन किन चीज़ों पर फोकस करें, कैसा आपकी तैयारी हो, उस पर भी मैं जल्दी वीडियो दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरा प्रयास है कैरियर काउंसलिंग का, वो निश्चित तौर से रंग लाएगा और बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी में ये पता उन्हें चलेगा कि कैसे हम सिलेक्शन लें, और बहुत सारे बच्चे इस डायरेक्शन के चलते लाभ उठाएंगे और वो जल्दी ही देश के योग्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं देंगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।